अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन वीजा किन डेट्स का जो है अभी जारी किया जा रहा है, कौन कौन सी तारीखों का जो वीजा है, ख्वाह वो वर्क परमिट हो या फैमिली वीजा हो, वो कौन सी तारीखें हैं जिनमें लोगों ने फाइलें जमा करवाई थी और अब उनको कॉल्स आ रही हैं, जो उनको वीजे मिल रहे हैं। इस पे अहम कुछ इन्फॉर्मेशन है ताज़ा तरीन जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मैं देख रहा हूं कि चैनल पे लोगों को फिक्र है या वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो वीजा से रिलेटेड है, तो इस वजह से मेरा मेन फोकस यही रहता है कि जिनमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है या ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो उसको मैं ज्यादा ज्यादा आप लोगों के साथ शेयर करूं। उसके बाद यूरोप और इंग्लैंड यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में एक अच्छी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 21 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चों का वीजा है स्पेन का, इस पे कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसपे कुछ दोस्तों के कमेंट्स भी आते हैं, वो आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद पारो के बारे में अच्छी खबरें हैं कुछ, और बहुत एक अच्छी खबर है जो कि अभी मिनिस्ट्री की तरफ से और मिनिस्टर की तरफ से भी अनाउंसमेंट की गई है। इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। नंबर 1 तो यूरोप और इंग्लैंड के दरमियान जो यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम है, इस पे आप लोगों को आगाह करूंगा कि क्या अपडेट्स हैं, कौन सी खुशखबरी है। उसके बाद 21 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चों के वीजे से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, इसका लिंक आप लोगों के लिए है, ये भी आप खुद रीड कर सकते हैं। और पारो से रिलेटेड जो अच्छी खबर है, इसका लिंक नंबर 3 आपको नीचे मिल जाएगा। तीनों लिंक्स को बिल तरतीब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं और इनको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक किया करें। तो चलते हैं अपने पहले मालूमात की तरफ जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। ताजा तीन अपडेट्स क्या हैं कि कौन सी डेट्स के जो फैमिली वीजा हैं या वर्क परमिट हैं वो आ रहे हैं, यानी कि उनकी कॉल्स आ रही हैं। सबसे पहले तो आपको मैंने लास्ट वीक में भी बताया था कि बहुत ज्यादा केयरफुल रहें, अपने जो टेलीफोन नंबर आप देते हैं उनको ज्यादा अटेंड करें, उनको ज्यादा तवज्जो दें जो आपने एम्बेसी में टेलीफोन नंबर अपना दिया है। उसके बाद जिन दोस्तों को कोई फेक कॉल्स आती हैं कि आपके लेटर आ चुके हैं जाके रिसीव करें या इस तरह, तो टीसीएस वाले कहते हैं कि हमने कॉल नहीं की और एम्बेसी की तरफ से भी दोबारा कॉल नहीं आती, तो ये याद रखें कि एम्बेसी की तरफ से जो कॉल आती है वो इस तरह से नहीं आती कि आपके उधर लेटर आ चुके हैं, उधर से लेटर आपको टीसीएस वालों ने ही कॉल करनी है। एम्बेसी आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करेगी कि जाएं और टीसीएस से आप लेटर रिसीव कर लें, उन्होंने टीसीएस वालों को भेज देना और वो टीसीएस वालों ने आपको कॉल करनी है। इस वजह से इसकी फिक्र ना करें कि आपको एम्बेसी से शायद कॉल आई हो, ऐसा नहीं है, टीसीएस वालों से कॉल आई है। और अगर टीसीएस वाले कहते हैं कि हमने कॉल नहीं की, लेकिन ये याद रखें जिस ऑफिस में आपने टीसीएस जमा करवाई है, ऐसा ना हो जमा आप लाहौर में करवाएं और जाकर पूछें इस्लामाबाद वालों से, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से जिस जगह भी फाइल जमा करवाई है वहीं से इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर वो कहते हैं कि हमने आपको कॉल नहीं की तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर आपको फेक कॉल आई है। ज्यादा अपने जो मामला हैं उनको पोशीदा रखा करें, ज्यादा शोर मचाने की या ज्यादा जो है वो बात को फैलाने की जरूरत नहीं होती, फिर इस तरह के मामला तभी होते हैं। तो ये मामला तभी चल रहे हैं और कुछ लोगों को ये परेशानी है जिससे आपको निकलना है। इसके बाद बात करते हैं जो मेन है करने वाली कि तारीखें कौन सी हैं जिन पे अभी जो है वो आ रही हैं कॉल्स, किन डेट्स पे लोगों ने अपनी फाइलों को सबमिट करवाया था तो अभी उनकी कॉल्स आ रही हैं। सितंबर और अक्टूबर में यानी कि 2024 में जिन लोगों ने अपनी फाइलों को सबमिट करवाया था और जिनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मांगी थी उन्होंने पूरी कर दी हैं, उनको अभी कॉल्स आना शुरू हो चुकी हैं। कुछ लोगों के जो है वो 13 से 14 महीने बाद जो है, तकरीबन 13 से 14 महीने के बाद जो है वो आना शुरू हुई हैं, वीजे लगे हैं। और जो कॉल्स की मैं बात कर रहा हूं कि कॉल्स कब से आनी, जिनके सितंबर और अक्टूबर में फाइलें जमा हुई थी उनको कॉल्स आ रही हैं, या अपनी ट्रैवल हिस्ट्री सबमिट करवाने की, या उनको डीएनए टेस्ट से रिलेटेड आ रही हैं। तो अगर आप इन महीनों को कैलकुलेट करें, अगर जुलाई का महीना भी सारा आप अकाउंट कर लें, 7 और 3 10 से महीने, वही जो मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताया कि 9 से 10 महीनों में तकरीबन जो है वो कॉल्स आपको आ जाती हैं
जो भी उन्होंने रिक्वायर करना हो वो मिल जाता है। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि आप ये भी चीज देखा करें कि जिन लोगों के 10 महीने में, 11 महीने में, 12 महीने में वीजे लगे हैं, उनकी भी आप ये देखा करें कि उनके फैमिली मेंबर कितने हैं। अब एक फैमिली मेंबर होगा तो उसका इतना ही टाइम लगेगा। उसके साथ साथ ये भी देखा करें कि उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, अपने वो डॉक्यूमेंट जो वो बाद में मांग सकते थे, उन्होंने अपनी फाइल के साथ ही सबमिट करवा दिए हैं, तो ये भी फर्क पड़ता है। तो ज्यादा डीएनए टेस्ट का वो पूछ सकते हैं दोबारा, अगर वो भी करवाना हो, अगर ना करवाना हो तो उनका डायरेक्ट वीजा लग जाता है। इस वजह से अपने केस पे आपने फोकस रखना है और उसके मुताबिक लेके चलना है। ये नहीं देखना है कि उसका इतने महीनों में लग गया, उसका इतने, मेरा क्यों देर लग रही है। ये सबका अलग-अलग से, और ये डिपेंड करता है आपकी फाइल किस बंदे पे है, वो किस रूटीन से काम कर रहा है, फास्टली, स्लोली, वो ये भी चीजें जो है वो डिपेंड करती है। ना सिर्फ एम्बेसी में, बल्कि जब आप स्पेन में आएंगे यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि मुख्तलिफ ऑफिस में, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ टाइम लाइन जो है वो चल रही है। तो अब यहाँ पे जो यूरोप और इंग्लैंड से रिलेटेड यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम है, उसकी भी एक अहम खबर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम, आपको पता है कि ब्रेक्सिट के बाद सबसे ज्यादा इस वक्त जो है उसको बारे में ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है कि दोबारा से यूके जो है वो यूरोपीय यूनियन के करीब और यूरोपीय यूनियन यूके के करीब जा रही है। अब जो अपोजिशन लीडर्स हैं, जो अपोजिशन जमातें हैं यूके में, वो तो इल्जाम लगा रही है लेबर पार्टी पे कि आप दोबारा रिटर्न कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ, दोबारा से यू टर्न ले रहे हैं और ब्रेक्सिट को डाउन करके आप नए सिरे से मुआहदे कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन के साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों खितों के लिए यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम काफी ज्यादा अहम है। यूके ने वैसे टोटल दुनिया में 13 ममालिक के साथ जो है वो यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम ऑलरेडी जो है वो साइन किया और उनके साथ ये चल रहा है। अभी यूरोपीय यूनियन के साथ भी आखिरी मराहल में, अभी ताजा तरीन अपडेट्स ये हैं कि यूरोपीय यूनियन के साथ यूके का इस महीने के आखिर में या अगले महीने में यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम साइन होने जा रहा है। इस वजह से काफी ज्यादा मीडिया में भी हाइप क्रिएट हुई है, उधर यूके में भी और यूरोपीय यूनियन में भी। इसकी मजीद डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, आप उस पर खुद भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि 21 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का वीजा। ये दोस्तों कन्फर्म बात हो चुकी है, इसमें आप कोई भी बहाम ना रखें कि 21 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं वो अब स्पेन का वीजा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन चंद एक चीजें जिनका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जो मेरा मेन आज का मेरा मकसद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो यही है कि मैं इस पे ब्रीक बीनी के साथ आपको ये कानून समझाऊं ताकि आप इसमें कंफ्यूजन में ना रहें। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि 18 साल पहले उम्र उन लोगों की थी जिन लोगों का जो था वो रेजिडेंसी कार्ड पे अपने बच्चे पढ़वाना चाहते थे, नंबर 1। और दूसरी बात, अगर वो बच्चा जो है वो 18 साल का है, लेकिन 18 साल से ज्यादा का हो चुका है, लेकिन वो अपने वालिदैन पे डिपेंड नहीं करता, लहदा से जॉब करता है, स्टडी नहीं करता, तो उसको भी इस कैटेगरी में नहीं डालती है हुकूमत, बल्कि उसको सेपरेट समझती है। अब 21 साल का जो मामला है वो क्या था? 21 साल का मामला था जिन लोगों के पास नेशनैलिटी है और वो डिपेंड करते हैं अपने वालिदैन पे, वालिदैन के पास नेशनैलिटी है तो वो अपने बच्चों को बुलवा सकते थे। अब क्या हुआ है कि 21 साल से ज्यादा 26 या 26 से भी ज्यादा साल के बच्चों को आप बुलवा सकते हैं, लेकिन उसकी मेन 2 शर्तें हैं। नंबर 1 तो ये कि वालिदैन के पास स्पेन की नेशनैलिटी हो, नंबर 2 कि वो वालिदैन पे डिपेंड करते हो। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, खुद कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन वालिदैन पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उनको किसी सूरत में भी आप नहीं बुलवा सकते। लेकिन जो आप शो करते हैं कि ये बच्चा मेरे पे डिपेंड करता है और इसकी उम्र जो है वो 26 साल है, 25 साल है या 27 साल है, तो मैं उसको बुलवाना चाहता हूं, तो आपके पास स्पेन की नेशनैलिटी होनी चाहिए और ये प्रूफ होना चाहिए कि वो आप पे डिपेंड करता। प्रूफ क्या है? 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की वो रसीदें जो आप हर महीने अपने बच्चे को या बच्चों को भेजते रहे हैं जो ओवर एज है, उसका आप प्रूफ करेंगे कि वो आप पे डिपेंड करता, तभी आप उनको बुलवा सकेंगे। इसकी मजीद डिटेल आपको नीचे लिंक नंबर 2 में मिल जाएगी, आप उसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों अहम न्यूज की तरफ जाते हैं जो है पारो से रिलेटेड। अभी मिनिस्टर जो है उनकी तरफ से काफी अहम अपडेट जो है वो रिलीज की गई है। लिंक नंबर 3 में वो अपडेट भी आपको रीड करने के लिए मिल जाएगी। काफी अच्छी खुशखबरी पारो से रिलेटेड उन्होंने अनाउंस किया है। 2008 के बाद स्पेन में पहली मर्तबा इतने ज्यादा लोग जो हैं वो काम पे जाना शुरू हुए हैं
اور اتنی زیادہ جو ہے وہ ریشو کم ہوئی ہے بے روزگاروں کی. مطلب یہ کہ 2008 کے بعد سب سے زیادہ بے روزگاری جو ہے وہ اسپین میں کم اس وقت ہے. جو 2008 سے لے کے اب تک جو ہے وہ ہمیشہ اسپین جو ہے وہ نمبر 1 پہ رہا ہے یورپی یونین میں بے روزگاروں میں. لیکن فارچونیٹلی پہلی مرتبہ جو ہے وہ ایسا ہوا ہے کہ اسپین 2008 کے بعد سب سے کم بے روزگاری اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے. یہ کریڈٹ سمجھتی ہے حکومت کہ اس کا ایک بڑا کریڈٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیسوئی کی حکومت نے ان معاملات میں کافی زیادہ ترقی کرنے کے لیے کافی زیادہ کوشش کی ہے. اس کی آپ کو تمام مسائل جو ہیں آپ کے سامنے ہے کہ امیگرینٹس کے لیے کافی انہوں نے کوشش کر کے وہ امیگرینٹ جو ان کے پاس پیپر نہیں تھے پیپر ملے ہیں اور یہاں پہ ان کو کام کی اپرچونٹیز ملی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ روزگار جو ہے وہ کافی زیادہ پھلا پھولا ہے. تو اس کی ڈیٹیل بھی آپ نیچے لنک نمبر 3 کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں. ملیے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.